नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर गौतम अडानी किसकी आंखों में खटक रहे हैं? बड़ा सवाल है, क्यों खटक रहे हैं? और इन सब में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि क्या आम चुनाव के ठीक पहले, चूंकि 2024 में होने हैं और 1.5 साल कोई लंबा फासला नहीं होता है किसी के खिलाफ माहौल बनाने के लिए, और जब यहां किसी के खिलाफ की बात हो रही है तो दरअसल यहां सरोकार अदानी से ज्यादा नरेंद्र मोदी का है। क्योंकि ये कोशिश असल में अदानी के बहाने नरेंद्र मोदी को घेरने की है। और ये जो कवायद चल रही है ये बरबस याद दिलाती है 2018-19 की, जब राफेल के बहाने नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़े करने की कवायद हुई थी। और तब ये इस्टेब्लिश करने की एक कोशिश हुई थी कि देखिए किस तरह से वो व्यक्ति जो खुद को ईमानदार कहता है वो किस तरीके के कामों में फंसा हुआ है। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई तो ये साफ हो गया कि काजल की कोठरी में रहकर भी कालिक से अपने कपड़े को बचाया जा सकता। और अगर एक तरीके से कहा जाए तो नरेंद्र मोदी की यही सबसे बड़ी पूंजी है, वो है ईमानदारी। अब असल में उसी पर हमला करने की कोशिश हुई थी 2019 के आम चुनाव से पहले, और फिर एक बार कोशिश हो रही है 2024 से पहले। और इस बार दरअसल ये कोशिश अगर आप देखें तो दोहरी हो चली है। एक तो ये जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, और फिर ये जो भारत जोड़ो यात्रा हुई, और उसके पहले जो तमाम लेख लिखे गए देश विदेश के, आप ये कहिए कि कांग्रेस इकोसिस्टम के जरिए, और इन सब के जरिए एक धारणा ये बनाई गई कि दरअसल यहाँ पर एक इस तरीके की सरकार है जो फासिस्ट है। और मुझे लगता है फासिस्ट से ज़्यादा सही ये कहा जाए कि असल में ये उग्र हिंदुत्व की सरकार है। ये एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हुई, और उसे और साफ किया जाए तो ये नैरेटिव बनाने की कोशिश हुई कि ये मुस्लिम विरोधी सरकार है। अच्छा, एक तरफ इस नैरेटिव के जरिए ये जो पूरा तबका है इसे खास दल के पक्ष में क्या लामबंद करने की कवायद नहीं हुई, ये तो एक सवाल रहेगा ही, लेकिन यह नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हुई। उस नैरेटिव के जरिए एक तबके को आप ये कह सकते हैं कि प्रभावित करने की कोशिश हुई। और दूसरा, ये जो अडानी का मामला उठाया गया हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बहाने से, इसके जरिए उस व्यक्ति पर निशाना साधा गया जिसके बारे में अभी भी कहा जाता है कि काजल की कोठरी में रहते हुए भी उनके कुर्ते पर दाग नहीं लगा। तो असल में इसके जरिए उन पर दाग लगाना और उनकी ईमानदारी को ही कटघरे में लाकर खड़ा कर देना, तो ये एक दोहरी जो है साजिश नजर आती है। हाँ, अभी अलग बात है कि ज्यादा जानकार जो लोग हैं वो इसे तमाम तरह का हवाला देकर खारिज तो कर देते हैं और कह देते हैं कि नहीं साहब ऐसा है वैसा है। लेकिन एक सवाल जो विजय पटेल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर खड़ा किया है, वो सवाल दरअसल इनमें से बहुतों की बोलती बंद कर दे रहा है। और आलम यह हो चुका है कि विजय पटेल के सवालों से ये खींच गए। विजय पटेल ने इस अडानी वाले मसले को लेकर बड़े ही स्पष्ट तरीके से 20-25 सवाल अपने ट्विटर अकाउंट पर गिराए हैं। और असल में वो जो बातें उन्होंने बताई हैं, उस सवाल और उसका जो जवाब है वो बड़ा फैक्चुअल है। और वो जो फैक्चुअल सवाल है, जवाब है, वो दरअसल अडानी के को लेकर जो एक संगठित षड्यंत्र हुआ, उस षड्यंत्र की पोल खोलता है। वो ये बताते हैं विजय पटेल, वो कहते हैं कि साहब देखिए, आप आज की बात मत करिए, अभी जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई उसको छोड़िए। असल में अडानी के ऊपर हमला तो 2016-17 या आप उससे भी पहले चले जाइए, और खास तौर से जब ऑस्ट्रेलिया में कोल माइन पर काम इनका शुरू हुआ तभी से अडानी को घेरने की कवायद शुरू हो गई। और इसमें एक जो ये बात निकलकर भी सामने आ रही है कि जो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं वो नहीं चाहती हैं कि भारत से ऐसे उद्योगपति निकले जो एमएनसी बन जाए। और इस पर आप देखिए, जो इंडिया टुडे का कार्यक्रम हो रहा था उसमें हरीश साल्वे ने यह बात कही कि साहब
अमेरिका या ऐसे जो विकसित देश हैं वो चाहते हैं कि हम उनकी बैसाखी पर ही चलें, हम अपने पैरों पर ना दौड़ें। तो इसके लिए होता क्या है कि हिंडरबर्ग जैसी सिगुफे छोड़े जाते हैं। मतलब हरीश साल्वे साहब ने सिर्फ जो अपनी बात कही खत्म कर दी। ये जो मैं कह रहा हूं, ये मैं अपनी तरीके से जो ये तमाम बड़े लोग कहते हैं उससे जो निष्कर्ष निकलता है कि साहब अब आप अगर हिंडरबर्ग जैसी रिपोर्ट आती है अडानी पे, तो जाहिर तौर पर शेयर मार्केट में जो है एक पैनिक की स्थिति क्रिएट हो जाती है, जो आपने देखा। और इस तरह का पैनिक जो है उससे भारत की अर्थव्यवस्था पर भरोसा घटता है, और ये किसी भी देश जो स्वावलंबन की तरफ बढ़ रहा है उसके लिए बड़ा घातक कदम होता है, और खासतौर से जब वो विकासशील देश हो। तो ये एक षड्यंत्र है, इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता। और इसी बात को विजय पटेल ने अपने ट्वीट के जरिए रेखांकित किया। वो चर्चा करते हैं 350.org की, फिर उसके टाइट फाउंडेशन के फंडिंग की, क्योंकि टाइट्स जो है वो 350 org को फंड करता है। और 350 org ने अडानी के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में जब वो अपना कोल का धंधा वगैरह फैला रहे थे, माइंस वगैरह ले रहे थे, तो उन्होंने सबसे पहले अभियान शुरू किया, स्टॉप अडानी। अब भाई साहब अडानी को रोक दो, क्योंकि अगर अडानी बढ़ता रहा तो ये जो तमाम पश्चिमी और विकसित देशों की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो कंपनियां क्या करेंगी। तो एक तो ये तरीका होता ही है कि एनजीओ के बहाने, एनजीओ के जरिए फंड वगैरह करके जो भी बड़ी कंपनियां हैं उनके कामकाज को रुका देना, उनको जो है कोर्ट कचहरी में फंसा देना। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, बाकायदे आईबी की रिपोर्ट आई थी जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। हालांकि मनमोहन सिंह की सरकार ने उसे डिस्क्लोज नहीं किया था, लेकिन जब नरेंद्र मोदी पीएम बने तब मुझे लग रहा है ये जून या जुलाई की बात रही होगी 2014 की, जब ये आईबी की रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट से ये बात निकल कर आई कि किस तरह से एनजीओ ने मिलकर हिंदुस्तान के जीडीपी को तकरीबन 3 से 4% तक पीछे धकेल दिया अपनी इसी एक्टिविज्म की वजह से। तो ये एक्टिविज्म अडानी के खिलाफ शुरू हुआ ऑस्ट्रेलिया, और फिर उस एक्टिविज्म का हिस्सा जो है राजनीतिक दल भी बन गए। अब ये अलग बात है कि जो कांग्रेस उस एक्टिविज्म का हिस्सा है उन्हीं के शासित प्रदेशों में अडानी का अपना इन्वेस्टमेंट है, लेकिन तब उस पर बात नहीं होती। बहरहाल, तो ये 350 org और उसको फंड होता है टाइट्स फाउंडेशन से, और टाइट फाउंडेशन को रॉकफेलर और फोर्ड फाउंडेशन, जब सबसे पहले जब ये लोग मतलब मोदी की सरकार आई तो फोर्ड फाउंडेशन पर जब कई तरह के प्रतिबंध वगैरह लगाए गए तो ये सब बड़े आग बबूला हो गए थे। रॉकफेलर, जो लोग टाइट्स को फंड करते, फाउंडेशन को फंड करते हैं, फिर आप जॉर्ज सोरस तो आप जानते ही हो एकदम मोदी के खिलाफ ही रहते हैं। तो ये वो लोग हैं जो जिन्होंने एक तरीके से अभियान शुरू किया। फिर जब आप यहाँ मीडिया का देखते हैं तो मीडिया में वो जो ISPFM जो है उसको भी जो फंडिंग होती है वो फंडिंग यही सब समूह करते हैं, और इस समूह से जुड़े जो लोग हैं वो लोग किस तरीके से नरेंद्र मोदी से खास स्नेह रखते हैं और भाजपा की सरकार से किस तरह का खास लगाव रखते हैं, ये मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को बताने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी उसमें जो 2-3 बातें हैं वो मैं आपके साथ साझा करता हूं, और ख़ास तौर से जो 2-4 तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि साहब अब तो ये हो जाएगा और अब इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी। तो इसमें अब जैसे अभी आप देखिए NFI, तो NFI हुआ, ISPCM हुआ, ये जो तमाम लोग हैं, इन लोगों से वो लोग जुड़े हैं जो लोग इन दिनों अडानी के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, और उन लोगों को आप चिन्हित भी कर सकते हैं और आप उन्हें देख भी सकते हैं कि क्या कवायद है। तो दरअसल ये जो कोशिश है वो एक तरीके से ये दोहरी आप ये कहिए कि घेराबंदी की कोशिश चल रही है, और इस कोशिश में स्वाभाविक है कि एक षड्यंत्र तो ही है जिसके कई हिस्सेदार हैं, और वो हिस्सेदार मुगालते में है, लेकिन कोई हर्ज नहीं। ये जो तमाम एक तरह से अभियान चल रहा है, ये अभियान तो औंधे मुंह गिरेगा ही, चूँकि सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची गई है। और जैसे राफेल को लेकर सब सुप्रीम कोर्ट गए थे, उसी तरह से अब हिंडनबर्ग रिपोर्ट भी
सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और उसके बाद अब कई ऐसे चेहरे हैं जो सामने आएंगे और कई राज हैं जो खुलेंगे। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि ये जो अडानी को लेकर जिस तरह से मुहिम चल रही है वो 2017-18 में राफेल वाले मुहिम की याद दिला रही है। और इससे एक बात स्पष्ट हो गई कि जो चेहरे तब थे कि किसी तरह से हटाया जाए भाजपा और नरेंद्र मोदी को, वही चेहरे अब भी हैं कि किसी बहाने से घेरा जाए। तो लगता यही है कि जो हश्र पिछली बार हुआ था वही इस बार भी होगा। और ये तो ही है कि अडानी से दुख तो बहुत लोगों को हो ही रहा है, जिसमें से एक साहब तो आजकल अभियान ही चला रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो कृपया जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।